हेलो दोस्तों, एक बार हमारे फिर से यूट्यूब चैनल पीसीएस मित्रा पे आपका स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में देखा संविधान का परिचय, संविधान होता क्या है, संविधान कहते किसे हैं, संविधान कितने प्रकार का होता है और कुछ भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास, कि भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, इसकी नींव कहाँ से पड़ी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा कि भारत का संवैधानिक विकास जो है, इसको हम दो चरणों में देख सकते हैं। जैसा कि पहले चरण में हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, जो 1773 से 1858 तक इसके अधीन मतलब जो संवैधानिक विकास हुआ। और दूसरा देखेंगे हम ब्रिटिश सम्राट के अधीन शासन, जो 1858 से 1947 के बीच जो संवैधानिक विकास हुआ। तो हम इसको दो चरणों में देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन शासन, इसके अंतर्गत जो मतलब संवैधानिक विकास हुआ भारत का, उसके बारे में हम पहले देखेंगे। जैसा कि आप सब जानते होंगे, जब 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक अधिकार पत्र द्वारा अंग्रेज व्यापारियों को भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया। तो इसके तहत जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने व्यापार चालू किया और धीरे धीरे वह भारत के क्षेत्र पर अधिकार भी करना शुरू किए। और इसके साथ ही जब वो अधिकार शुरू किए तो 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद 1764 में बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद प्रभुत्व स्थापित हो गया। उन्होंने भारत में प्रभुत्व स्थापित कर लिया और 1765 में इलाहाबाद की संधि की। इस इलाहाबाद की संधि के बाद इलाहाबाद की संधि की जिसके तहत इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों को बंगाल बंगाल बिहार बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। उड़ीसा की दीवानी प्राप्ति 1765 में इलाहाबाद संधि के बाद बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त अंग्रेजों को हो गए। उसके बाद 1765 से 1772 के बीच उसके बाद 1765 के बीच भारत में द्वैत शासन स्थापित रहा। भारत में द्वैत शासन स्थापित रहा। अब ये द्वैत शासन होता क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं। द्वैत शासन वह शासन होता है द्वैत शासन वह शासन होता है जिसमें वह शासन होता है जिसमें दो सत्ता एक साथ शासन करती है। एक साथ शासन करती है, एक ही समय में एक साथ शासन करती है, तो यह द्वैत शासन होता है। तो 1765 से 1772 तक द्वैत शासन लागू रहा। अब इस द्वैत शासन के अंतर्गत एक तो पहला जो था वो अंग्रेज शासन कर रहे थे और दूसरा नवाब शासन कर रहा था। अंग्रेज अपने अधिकार के अंदर कर वसूलना और दीवानी मामले अपने हाथ में ले लिए थे और नवाब के हाथ में केवल प्रशासन करना था। बस केवल प्रशासन का अधिकार नवाब के हाथ में था, बाकी कर वसूलना और दीवानी जैसे मामलों को अंग्रेज अपने हाथ में स्थापित कर लिए थे। तो इन्हीं के दौरान 1765-1772 के बीच कहा जाए तो द्वैत शासन के दौरान ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी व कर्मचारी जो थे वो भ्रष्टाचार में 1765 और 1772 के बीच जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और या कर्मचारी जो थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। वो भ्रष्टाचार में
लिप्त हो गए, वह भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए और इसके तहत वह इतने माला माल हो गए और कंपनी अपने आर्थिक रूप से कमज़ोर होती गई। तो वो जब आर्थिक रूप से कमज़ोर होती गई तो उन्होंने कंपनी जो है वह यहाँ भारत से जाने का मन बना लिया। भारत से जाने का मन बना लिया तो जो ब्रिटिश ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने इसके बाद जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने कंपनी से एक वादा किया कि आप यहाँ से जाइए मत, हम आपको धन देंगे, आप यहाँ व्यापार करिए, हम आपको धन देंगे, लेकिन उसके बदले मेरी कुछ शर्तें हैं। अब वो शर्तें क्या थी कि जो कंपनी है यहाँ तो प्रशासन व्यापार तो करेगी, लेकिन जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कानून पारित किया जाएगा, जो कानून बनाया जाएगा, उसी के अंदर रहकर उसको व्यापार करना पड़ेगा, उसी के अंदर रहकर उसको व्यापार करना पड़ेगा। तो कंपनी यह मान गई और उसने कहा ठीक है हम व्यापार करेंगे और आप हमें धन दीजिए, आप जिस हिसाब से कानून बनाएंगे उसी के आधार पर हम करेंगे। तो कंपनी का ये अगर देखा जाए, जो अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के नियंत्रण और निरीक्षण के लिए बनाई गई थी, वो कहीं न कहीं भारत भारत की जनता पर भारत की जनता पर अप भारत की जनता पर अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू की थी, शासन करना शुरू की अप्रत्यक्ष रूप से शासन करना शुरू की। तो जो पहला अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने पारित किया, उसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट था क्या? तो रेगुलेटिंग एक्ट ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रण और नियमित करने का यह ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। क्या था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण नियंत्रण के लिए नियंत्रण के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। तो अब हम जानते हैं कि इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो प्रावधान किए गए थे, वो प्रावधान थे क्या? तो हम देखते हैं कि इस एक्ट के द्वारा जो पहला प्रावधान था कि जो बंगाल का गवर्नर था, उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसकी सहायता के लिए चार सदस्यीय चार सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस जो गवर्नर जनरल था, उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। और ये 4 सदस्य थे, ये थे कौन-कौन से? तो इसमें से एक आपका था फ्रांसिस था, फिर मानसन था, दूसरा मानसन था, तीसरा क्लीवरिंग था, और चौथा आपका वारवेल था। ये 4 सदस्य थे जो गवर्नर जनरल के सहायता के लिए नियुक्त किए गए थे। इसके बाद जो गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन या कह दें बंगाल के अधीन जो
बॉम्बे और मद्रास, बॉम्बे और मद्रास, मद्रास दो प्रेसिडेंसी जो थी बॉम्बे और मद्रास, ये बंगाल के अधीन कर उठी। और इसके जो गवर्नर थे, इसके जो गवर्नर थे इसके जो गवर्नर थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर उठे हैं। फिर इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई इस अधिनियम के द्वारा। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, इसके जो सदस्य थे, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का था, इनका कार्यकाल 4 वर्ष का था। और इसके प्रत्येक इसके प्रत्येक वर्ष में 1/4 सदस्य जो थे वह वह हटाए जाते थे वह हटाए जाते थे हटाए जाते थे। इसके बाद इस अधिनियम के तहत हम देखते हैं कि 1774 में बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 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 एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश थे। इस बंगाल के उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा एलिजा एम्पे एलिजा एम्पे थे एलिजा एम्पे थे जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। फिर इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के अधिकार और कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों को निजी व्यापार नहीं करने का आदेश दिया गया, कि कंपनी के चाहे जो अधिकारी हों या कर्मचारी हों, उनको निजी व्यापार नहीं करना है। और भारत के किसी राज्य द्वारा या किसी राजा द्वारा जो उपहार दिया जाएगा वो भी उनको नहीं लेना है। और इसी अधिनियम के तहत कंपनी के अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया गया कंपनी के अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया गया। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, उसके तहत एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। पहला, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जो प्रथम गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। और इसके बाद इस अधिनियम के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता था। और प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य इसके हटाए जाते थे या रिटायर होते थे। फिर 1774 में हम देखते हैं बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। फिर कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों की जो निजी व्यापार पर रोक लगा दिया जाता है। इसके बाद इसी के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत के किसी क्षेत्र व राजा के द्वारा जो उपहार दिए जाते थे वो कंपनी के अधिकारियों व कर्मचारियों को लेने से मना कर दिया गया। फिर इसके द्वारा कंपनी अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारियों का वेतन बढ़ा दिया गया। हम देखते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसका उद्देश्य क्या था, वह किस उद्देश्य के तौर पर लाया गया था, उसका उद्देश्य क्या था। तो हम देखते हैं कि कंपनी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना, इसका जो उद्देश्य था वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के अधीन लाना था। अब हम इसके बाद देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो आगे चलकर कुछ संशोधन किए गए हैं, अब हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं,
जिसको हम 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जानते हैं। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट था क्या? तो यह रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो दोषों को दूर करने के लिए ये लाया गया था। उसमें जो दोष थे उनको दूर करने के लिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। अब इसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं हम उनको देखते हैं। इसके तहत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती थी ये ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की जो नियुक्ति की जाती थी यह ब्रिटेन के सम्राट द्वारा की जाती थी। ब्रिटेन के सम्राट द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। सम्राट द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। यह एक छह सदस्यीय परिषद था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल छह सदस्यीय परिषद था। जो छह सदस्यीय परिषद थे, इसके जो छह सदस्यीय परिषद थे वह ब्रिटेन के एक अर्थ मंत्री होता था और एक विदेश सचिव होता था और चार अन्य सदस्य होते थे जो ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल से नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद इसके द्वारा गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल के 4 सदस्यीय परिषद था, जो गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का जो गठन किया गया था उसे घटाकर 3 कर दिया गया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, उसे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा घटाकर 3 कर दिया गया। फिर इसी के द्वारा 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के ही द्वारा कंपनी के अधीन भारतीय प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र नाम दिया गया। क्या दिया गया? ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र नाम दिया गया। जो कंपनी के अधीन भारतीय प्रदेश थे उनको पहली बार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र नाम दिया गया। फिर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के ही द्वारा इसके द्वारा भारतीय राजाओं से युद्ध संधि से पहले, मतलब भारतीय राजाओं से युद्ध व संधि करने से पहले गवर्नर जनरल को कंपनी के डायरेक्टरों के सदस्य थे उनसे आज्ञा लेनी पड़ती थी। कंपनी के डायरेक्टरों से उनसे आज्ञा लेनी पड़ती थी, उसके बाद ही वह गवर्नर जनरल उससे युद्ध व संधि करता था। अगर हम 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की बात करें तो यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट यंगर द्वारा लाया गया था और इसे 1784 में ब्रिटिश संसद पारित करती है। इस 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बाद 1786 का एक अधिनियम आता है। यह भी रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करके लाया जाता है। इसके द्वारा क्या होता है कि जो गवर्नर जनरल था उसको मुख्य सेनापति
की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। 1786 के अधिनियम के द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई और गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने तथा अपने निर्णय लागू करने का अधिकार दे दिया गया। तो हमने देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो संशोधन हुए वो 1784 और 1786 के माध्यम से किए गए। 1784 में हमने देखा कि नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, जिसमें ब्रिटेन के सम्राट द्वारा 6 सदस्यों को नियुक्त किया जाता था और ये 6 जो सदस्य होते थे वो ब्रिटेन के अर्थ मंत्री, विदेश सचिव और 4 अन्य सदस्य होते थे जो ब्रिटिश संसद के प्रिवी काउंसिल से नियुक्त किए जाते थे। इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के ही द्वारा गवर्नर जनरल की 4 सदस्यीय परिषद को घटाकर 3 कर दिया गया। फिर इसी के द्वारा कंपनी के अधीन भारतीय प्रदेशों को, जो कंपनी के अधीन भारतीय प्रदेश थे, उनको पहली बार ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र नाम दिया गया और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के ही तहत जो गवर्नर जनरल था वह भारतीय राजाओं या भारतीय किसी राज्य क्षेत्र के राजाओं के साथ युद्ध व संधि करने से पहले कंपनी के डायरेक्टरों से आज्ञा लेनी पड़ती थी। और 1786 में हमने देखा कि गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति की शक्तियां प्रदान कर दी गई। गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को रद्द करने का अधिकार दे दिया गया और अपने निर्णय लागू करने का अधिकार भी दे दिया गया। तो अब और जो अधिनियम है इसके बाद हम देखेंगे, जो इसके आगे का जो अधिनियम है उस पर हम चर्चा करेंगे, वो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।